गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th के आज हम लोग बेटा बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चनों को देखेंगे बेटा। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो 2019 से लेकर के 2024 तक बेटा कम से कम 3 से 4 बार पूछे जा चुके हैं। 2019 से लेकर 2024 के बीच में कम से कम 3-3, 4-4 बार पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए ताकि आपको अगर इस साल इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको उन क्वेश्चनों को छोड़ के वहाँ से ना आना पड़े। वो कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या हम मानव विकास को अनुकूलिन विकिरण कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या हम मानव विकास को अनुकूलनी विकिरण कह सकते हैं। तो इसका जवाब है बेटा नहीं। मानव विकास को अनुकूलनी विकिरण नहीं कह सकते क्योंकि हेमोसेपियंस के जनक जातियां प्रगामी विकास द्वारा एच हेबिलस एच इरेक्टस से विकसित हुई हैं। ठीक है, तो हम लोग जो मानव विकास है उसको अनुकूलिन विकिरण नहीं कह सकते। इसका रीजन क्या है कि जो होमोसेपियंस के जनक जातियां हैं वो प्रगामी विकास के द्वारा एन हेबिलस और एच इरेक्टस से विकसित हुई है, इसलिए नहीं कह सकते। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा क्या है उसको ध्यान से पढ़िए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी किस चीज की जानकारी ना होनी थी। जो डार्विन का जैव विकास का सिद्धांत था इसमें सबसे बड़ी कमी किस चीज की जानकारी ना होना था। तो डार्विन के जैव विकास की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उन्होंने आनुवांशिकता की कोई जानकारी नहीं दी थी। डार्विन के जैव विकास की सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि उन्होंने आनुवांशिकता की कोई जानकारी नहीं दी थी। किसकी बेटा, आनुवांशिकता की कोई जानकारी नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है। जो मानव जीनोम परियोजना है उसको महापरियोजना क्यों कहा जाता है। तो देखिए, मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3×10⁹ क्षार युग्म हैं तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है और एक क्षार को पहचानने का खर्चा कितना आता है बेटा, $3 के बराबर आता है। इस प्रकार संपूर्ण योजना में लगभग $9 मिलियन का खर्च आएगा। अगर कोई मनुष्य अपने जीनोम में उपस्थित सभी जीनों की पहचान करना चाहता है, सभी जीनों की क्या करना चाहता है बेटा, पहचान करना चाहता है, तो उसको लगभग $9 मिलियन खर्च करना होगा। ज्ञात अनुक्रमों का संग्रह करने के ज्ञात अनुक्रमों को संग्रह करने के लिए लगभग 1000 पृष्ठों में लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। 1000 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकें हमें लिखनी पड़ेंगी जो हमको अनुक्रम का संग्रह यानी कि जो हम उसमें से स्टडी करेंगे उसको लिखने के लिए लगभग 1000 पन्नों की 3300 बुकें हमें लिखनी पड़ेंगी। यदि प्रत्येक पृष्ठ पर 10,000 शब्द लिखे जाएं और वो भी प्रत्येक पृष्ठ पर लगभग आपको 10,000 शब्द लिखना, इस योजना को पूरा होने में लगभग 13 वर्ष लग जाते हैं। और इस योजना को पूरा होने में लगभग आपका 13 वर्ष का समय लगता है बेटा। कितने वर्ष का लगता है, 13 वर्ष का समय लगता है। अनेक देशों के हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस पर कार्य करते हैं और इस योजना पर अनेक देशों के हजारों वैज्ञानिक एक साथ काम करते हैं। इसकी प्रथम प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 10 वर्ष का समय लगता है और इसके प्रथम प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग कितना समय लगता है बेटा, 10 वर्ष का समय लगता है। इतने स्तर के आंकड़े के संग्रह, समापन और विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकीय साधनों की आवश्यकता होगी। अतः अपने इस बृहद स्तर के कारण यह योजना महापरियोजना कर लेती है। बस इतना लिखना होगा बेटे। लॉन्ग में 5 नंबर में पूछा गया था तो इसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। जो हमको तैयार करना है वो कौन सा है उसकी बात कर लेते हैं। अगला है बेटा, बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण या थैली लगाना तकनीकी क्या है। पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है। तो देखिए, बैंगिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा परागण में ऐच्छिक परागण कणों का उपयोग तथा वर्तिकाग्र में अनैच्छिक परागण कणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है। बैंगिंग के अंतर्गत विकसित पुष्पों को थैली में ढककर उसके वर्तिकाग्र को अवांछित परागणों से बचाया जाता है। पादप जनन में इस तकनीक द्वारा फसलों की उन्नतशील बनाया जाता है तथा सिर्फ ऐच्छिक गुणों वाले परागण व वर्तिकाग्र के मध्य परागण सुनिश्चित कराया जाता है। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, अगला है
लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम लिखना है कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा जो संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स होते हैं उनका नाम लिखना। तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा हार्मोन्स के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। जो आपकी लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो हार्मोन्स के नियंत्रण के लिए कौन से हार्मोन्स के नियंत्रण के लिए बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नियंत्रण के लिए टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं बेटा? 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। जो किसके रूप में पाए जाते हैं बेटा? 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो हमको तैयार करना है, तो वो है बेटा आपके पास ये, परजीवी जीवाणु से क्या तात्पर्य है? परजीवी जीवाणु से क्या तात्पर्य है? तो परजीवी जीवाणु ऐसा जीवाणु जिनमें डीएनए में अपनी अभिव्यक्ति करने वाला एक बाह्य जीन व्यवस्थित होता है जो पारजीवी जीवाणु कहलाता है। जैसे पारजीवी ई कोलाई जीवाणु की सहायता से मानव इंसुलिन तैयार की जाती है। ठीक है, तो पारजीवी जीवाणु क्या होता है? ऐसे जीवाणु जो डीएनए में अपनी अभिव्यक्ति करने वाला एक बाह्य जीन व्यवस्थित होता है, उसी को हम लोग पारजीवी जीवाणु कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जैव विविधता को समझाइए। जैव विविधता को का महत्व समझाइए। तो देखिए, जैव विविधता जीवों का मिश्रण है। किसी स्थान में जैव विविधता में अनेकों प्रकार के पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि पाए जाते हैं। इतने जीव, इतनी विभिन्नताएं एवं उतने ही अनेक आनुवंशिक लक्षण होते हैं। जैसे विविधता पारिस्थितिक का खाद्य जाल निर्माण करता है। स्तनधारी पक्षी, मत्स्य, मेढक, जीवाणु, विषाणु आदि जैव विविधता में समाहित है। ठीक है, तो जैव विविधता वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लेना। अब जैव विविधता के महत्व की अगर बात की जाए, जैव विविधता किसकी बात की जाए बेटा? महत्व की। देखिए इसमें कौन कौन से महत्व हैं। पहला महत्व तो है उद्योगों हेतु कच्चा माल प्राप्त करने में हम लोग जैव विविधता का यूज करते हैं। घरेलू उपयोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दरवाजा हो गया, मेज हो गई, फल हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सब। ऑक्सीजन की पूर्ति में भी जैव विविधता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है बेटा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, और देखिए इसी में अगला अगली अगर हम लोग इसके महत्व की बात करते हैं तो अगला महत्व है इसका बेटा, विभिन्न प्रकार के तेलों एवं औषधियों के आपूर्ति में जो जैव विविधता के कारण हमको विभिन्न प्रकार के तेल और औषधियाँ प्राप्त होती हैं। पर्यावरण के संतुलन में, आय के स्रोत में, भोजन के स्रोत में, इन सब में जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में विभेद स्पष्ट करना है कि अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में विभेद आपको लिखना है। तो अपूर्ण प्रभाविता, संतति दो जनकों से मिलती जुलती नहीं होती है। संतति जो होती है तो दो जनकों से मिलती जुलती नहीं होती है, तथा एक नई तीसरी लक्षण उत्पन्न होता है, तथा एक नया तीसरा लक्षण उत्पन्न होता है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता तथा उनके बीच का होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। सह प्रभाविता क्या है बेटा? जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो उसे हम लोग सह प्रभाविता कहते हैं। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है और सह प्रभाविता क्या है, इसको याद कर लेना। अगला है बेटा, प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त क्या लिखना है बेटा? टिप्पणी आपको लिखना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, प्लेसेंटा अपरा एक संयुक्त संरचना है जो स्तनियों के गर्भ में भ्रूण का गर्भाशय में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जोड़ने में सहायता होती है या सहायक होती है। अपरा भ्रूण के विकास में निम्नलिखित कार्य करता है। जैसे भ्रूण का पोषण करता है, श्वसन, उत्सर्जन, हार्मोन्स का स्रावण आदि सब में योगदान अपना देता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो परागण है उसके प्रकारों का आपको वर्णन करना है। तो देखिए, परागण की क्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जो परागण की क्रिया होती है मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? होती है बेटा, दो प्रकार की होती है। एक होता है बेटा स्वपरागण, एक होता है परपरागण। एक होता है स्वपरागण और एक क्या होता है बेटा? परपरागण। अगर हम बात करें बेटा स्वपरागण की, तो देखिए, जब परागकण एक ही पादप के एक पुष्प से दूसरे या एक ही पुष्प के परागण कर वार्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागण कहा जाता है। जब परागकण का एक ही पादप के एक पुष्प से दूसरे या एक ही पुष्प के परागकण वार्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं बेटा? स्वपरागण कहते हैं।
स्वपरागण के प्रकार। तो स्वपरागण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा स्वयुग्मन, एक होता है सजात पुष्पी परागण। अगला है बेटा पर परागण। तो देखिए पर परागण किसे कहते हैं, जब किसी एक पादप के पराग कण दूसरे पादप के वार्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो इसे पर परागण कहा जाता है। पर परागण के अगर प्रकार बटे की बात करते हैं तो माध्यम के आधार पर परागण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, जंतु परागण, पक्षी परागण, जंतुकी परागण आदि। ठीक है, ये हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है जो आपको तैयार करना है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगला क्वेश्चन है बेटा एल्कोहल के दुरुपयोग के कुप्रभाव हैं, यानी कि आपको एल्कोहल के दुरुपयोग के कुप्रभाव को लिखना है कि कौन कौन से होते हैं। तो हेडिंग डाली बेटा एल्कोहल के कुप्रभाव। तो देखिए बेटा एल्कोहल के सेवन करने से चेतना शून्य हो जाती है। पहला तो कुप्रभाव यह है कि अगर आप एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो आपकी जो चेतना है वो शून्य हो जाएगी। व्यक्ति का शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है, और जो व्यक्ति होता है उसका शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। एल्कोहल के सेवन से शरीर का यकृत खराब हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि एल्कोहल के सेवन से शरीर का यकृत भी खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा जैव विविधता हॉट स्पॉट से क्या आशय है, कि जैव विविधता हॉट स्पॉट से क्या आशय है। तो देखिए एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा टर्नर एवं क्लाइनेफेक्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बेटा 45 होती है, तथा क्लाइनेफेक्टर में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आईबीएफ तथा जीआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। तो आईबीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जबकि जीआईएफटी का पूरा नाम होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आज की क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन निकेत को परिभाषित कीजिए। निकेत क्या होता है, वह विशेष प्राकृतिक परिवेश का स्थान जहां जीव अपने जीवी संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है निकेत कहलाता है। तो आज की क्लास में मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं, इनको अच्छी तरह से याद करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। और आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक्स।